सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे साथ जुड़ें सो दैट हमें भी अच्छा लगे, हमें भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों का कुछ क्वेरी या आपके इनपुट्स हैं तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने जहाँ पे हम म्यूचुअल एजुकेशनल पर्पज से एक साथ इकट्ठे होते हैं और नॉलेज शेयरिंग का एक प्लेटफॉर्म बना रखा है। यहाँ पे कोई भी डिस्कशन बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं होती हैं। एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और जो हमारी लिमिटेड मार्केट नॉलेज है हम वो शेयर करने की कोशिश करते हैं विद अ पॉजिटिव इंटेंट। प्रतीक, आकाश का क्या क्वेश्चन था लास्ट में? हम सुन नहीं पा रहे थे लास्ट में। आकाश सर का क्वेश्चन था कि उनके पास सर्टेन अमाउंट है, तो वो ये पूछ रहे थे कि कितनी अमाउंट चाहिए होता है ट्रेडिंग के लिए, उनको एज ए स्विंग ट्रेडर बनना था। ओके ओके, देखिए दोस्तों, पैसा देखो हर किसी के पास अलग अलग इन्वेस्ट करने के लिए जो कैपिटल होता है सबके पास अलग होता है, तो सबको अपना देखना होता है, राइट। लेकिन इतना फॉर श्योर है कि अगर आप प्रॉपर स्टडी करें और बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख के काम ना करें, तो जो भी आप थोड़ा थोड़ा सेव करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, जो उसको अगर आप टाइम देंगे तो फॉर श्योर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये मतलब हिस्टोरिकली आप जो भी अच्छे इन्वेस्टर्स को पढ़ेंगे या जो भी डेटा कहता है डेटा को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, ब्लाइंडली आप इन्वेस्ट करेंगे उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सलीके से चीजों को समझ के और अपना रिस्क रिवार्ड देख के आप अगर तरीके से करेंगे फॉर श्योर। नॉर्मली मैंने लोगों को देखा है सुनते हुए कि यार जिसके पास पैसा पैसा होता है वही कमाता है। देखिए, ऑब्वियसली एक कैपिटल बेस अच्छा हो तो उसको एज रहता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर आप ये सोच के इन्वेस्ट ही ना करें कि मेरा कैपिटल बेस है, तो फिर आप वो जो टाइम कंपाउंडिंग वाला जो एलिमेंट है ना उसको मिस कर देंगे। द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज टुडे, ठीक है। तो जो भी आपकी सेविंग्स होती हैं कोशिश कीजिए कि आप अपनी सेविंग्स मैक्सिमाइज करें और फिर अपने सेविंग्स को आप अच्छे एसेट क्लासेस में जो आप अच्छे से समझते हैं या आपने जिसको देखा कि हिस्टोरिकली इनमें रिटर्न्स अच्छे रहे हैं और रेगुलेटेड हैं, तो आप अपना पैसा उस जगह पे लगाएंगे तो बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप उसको कंपाउंड होने का मौका देंगे तो वो आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगी। तो आप कभी ये मत सोचिए कि मेरे पास पैसा कम है, लिमिटेड है। आप निरंतर लगे रहें। जो टाइम कंपाउंडिंग है वो, इसको वैसे ही एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड नहीं बोलते हैं कंपाउंडिंग को। आप देखेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैजिक्स मतलब मैजिक हैपेंस। ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू स्टे इन द गेम। सो काफी लोग जुड़ गए हैं जो पहले मेरे को नाम तो ध्यान नहीं आ रहे हैं, वो अगर स्पीकर पे थे और उनकी बात या सवाल या उनके इनपुट रह गए हैं तो वो हमें दोबारा रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इन द मीन टाइम मैं तीनों पैनलिस्ट से बात करूंगा कि 2-2 मिनट में अगर कोई डिस्कशन या अपनी बात रखनी है तो आप रखिए और हम क्वेश्चन आंसर ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। तो प्रिंस जी, जैसे अभी शुरुआत में मैंने कहा था, हो सकता है हमारे कुछ नए लिसनर पे आ गए होंगे। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने साइकी की करी, तो साइकोलॉजी सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो साइकोलॉजी को प्रभावित भी, अभी जैसा एक सज्जन ने बताया था कि किसी कंपनी का को किसी ने हायर किया कि वो साइकोलॉजी को बदलने का प्रयास करें। तो देखिए, मार्केट में चारों तरफ इस तरह की घटनाएं तो होंगी, इन्हीं से आपको अपने को बचाना है। और जैसा अभी प्रतीक जी ने बताया, तो देखिए बहुत ही अच्छा तरीका उन्होंने बताया कि आप क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ देख लें। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको और लंबा बताना चाहूंगा, थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड के लिए। जैसे लोग कहते हैं ना, अभी एक सज्जन कह रहे थे कि मैं अपने उसको लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूँ और साल में 2 बार उसको चर्न करता हूँ। तो मैं समझता हूँ साल में 2 बार चर्न करने से शायद, अगर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर है तो फिर वो उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा उसको। क्योंकि होता क्या है, देखिए, जब एक स्टॉक एक टेरिटरी से बाहर निकलता है, एक टेरिटरी से बाहर निकलता है तो कुछ दिन तक वहां स्टेबल होता है, फिर उसका नई टेरिटरी बनाता है। तो सेलिंग प्रेशर उसका एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ दिन तक उसमें सेलिंग प्रेशर रहता है।
तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा लंबा समय देना पड़ेगा और इसके लिए आप 10 साल का, अगर आप किसी भी कंपनी का 10 साल का डाटा कम से कम 4 पैरामीटर पर चेक कर लें, उसके 10 साल के सेल्स की ग्रोथ देख लें, कंटिन्यूएशन में कितनी ग्रोथ रही है, 10 साल में कितना उसने प्रॉफिट कंटिन्यूएशन में बनाया है और 10 साल में उसका आरओआई, आरओई और साथ में 10 साल में उसके स्टॉक की भी ग्रोथ किस प्रकार से हुई है। तो इन 4 बिंदु अगर हम देख लेंगे 5 को, तो मैं समझता हूँ अगर कोई कंपनी 10 साल के पीरियड में अगर कंटिन्यूअस 10% से ऊपर ग्रोथ कर रही है, तो इसका मतलब उसने अप एंड डाउन के साइकिल को देखते हुए अपने को मेंटेन किया है। तो लॉन्ग टर्म के होरिजन के लिए ऐसी कंपनियों को सॉर्ट आउट करना चाहिए और फिर उनमें आप थोड़ा अपना विवेक का प्रयोग करते हुए, थोड़ा टेक्निकल का प्रयोग करते हुए शिप की तरह आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते जाइए। अब जब उन कंपनियों में एक ब्रेकआउट होता है, बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट होता है। अब यहाँ पर देखिए मैं कहूँगा तो लोग कहेंगे आप अपनी तारीफ की बात कर रहे हैं। मैंने पिछले साल अप्रैल के महीने में जिस समय साइकोलॉजी बिल्कुल डाउन थी, बुरी तरीके से कोरोना फैला हुआ था, मार्केट लगातार गिर रही थी, उस समय इन्वेस्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था। तो मैंने वहाँ से, हालाँकि उसके पहले से भी मैं आइडेंटिफ़ाई कर रहा था, लेकिन अप्रैल के महीने से मैंने विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से लोगों को मैंने इन्वेस्ट करवाया और सबको ठीक-ठाक प्रॉफिट मिला। उस समय के आइडेंटिफाइड स्टॉक अप्रैल, मई, जून, जुलाई इन 4 महीनों में जो-जो स्टॉक मैंने आइडेंटिफ़ाई किए, टेक्निकल और प्लस फंडामेंटल दोनों मिला के, उनमें से कई स्टॉक, एक स्टॉक तो प्रतीक आपने भी अगर देखा होगा, नेल्को। नेल्को मैंने ₹215 पे आइडेंटिफ़ाई किया और वो कुछ ही दिनों में वो ₹900 तक चला गया। हालाँकि वो एक्सेप्शनल था, इतना अधिक तो खैर हमको भी उम्मीद नहीं थी, बट कई स्टॉक डबल भी हुए, ट्रिपल भी हुए। अब लोग क्या करते हैं, 20% बढ़ा, 25% बढ़ा तो आदमी प्रॉफिट बुक ही कर लेता है। कुछ स्टॉक ने उसमें टाइम भी लिया। तो देखिए अच्छी कंपनी अगर है और उसके आपने फंडामेंटल्स चेक किए हैं, थोड़ा टाइम भी लग रहा है, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तभी आपका 2x, 3x, 4x की स्थिति बनती है। और इसी बीच में कौन-सी कंपनी ब्रेकआउट करने वाली है, थोड़ा-सा हमको उसके लिए भी अपनी स्टडी के माध्यम से और आइडेंटिफ़ाई करेंगे अगर, तो हमें और अच्छे रिज़ल्ट उसमें मिल जाते हैं। 2-2 गुने, 3-3 गुने होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन होता क्या है कि हम बिना किसी स्टडी के, हम चाहते हैं कोई आदमी हमको बता दे और हम डबल ट्रिपल कर लें, तो वो थोड़ा-सा अच्छा, उसमें अगर समय लगने लगता है तो फिर आदमी उससे ऊबने लगता है। तो मैं ये कहूँगा कि आपको थोड़ा अपने आप को स्टडियस बनाना पड़ेगा और जैसे प्रतीक इसका एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है कि अभी यंग एज में इन्होंने इतनी अच्छी स्टडी करते हैं कि हमें बहुत ही अ, अच्छा भी लगता है और मैं सोचता हूँ कि जितने नए इन्वेस्टर हैं, अभी जैसे जिसने पूछा था, तो उसे इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। स्टडी करने का जितना ज़्यादा आप स्टडी करेंगे, उतना ही आपको इसमें लाभ मिलेगा और आप थोड़ा-सा टाइम की बात जो आ रही है, वो टाइम भी देना पड़ेगा। आप ये 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने का टाइम का होरिज़न मत रखिए। कम से कम 2 साल, 3 साल का होरिज़न रखिए और एक आप अपना लक्ष्य भी एक रीज़नेबल रखें। ये नहीं कि जैसे होता क्या है, जैसे अब 2020 में एक घटना हुई, उसके बाद अनरियलिस्टिक प्राइसेज़ पे स्टॉक चले गए, तो वहाँ से वो डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल 4-4 गुने हो गए, तो अब हमको लगता है कि हमेशा 4 गुने हो जाएँगे, तो हमेशा सारे स्टॉक 4 गुने नहीं होंगे। तो इस प्रकार से मैं यही सब लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि थोड़ा-सा आप 10 साल का अगर बैकग्राउंड उसकी स्टडी कर लेंगे कंपनी की पैसा लगाने के पहले, तो आपको अच्छी कंपनियाँ भी मिल जाएँगी और आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा, ग्रो भी होगा। अब हम लोगों के बीच में अनीश नंदा जी जुड़ गए हैं। अनीश नंदा जी, आप स्पीकर की रिक्वेस्ट भेज देते तो कुछ आपका भी ज्ञान लिया जाता। अनीश जी, प्रिंस जी, अनीश जी को ज़रा इनवाइट कर लेंगे? सर रिक्वेस्ट तो भेजी है, शायद उनको मिल गई होगी, नहीं तो वो अपने एंड से सेंड कर सकते हैं। अच्छा, मैं इन द उनको मीन टाइम आइडेंट प्रतीक जी, आप कुछ अपनी बात को रखें। थैंक यू, आपको ज्वाइन करने के लिए। जी, नहीं, नहीं, मेरा मुझे अच्छा लग रहा है आपने मुझे इनवाइट किया, तो अब मैं जस्ट जॉइन किया हूँ करीब 1-2 मिनट पहले ही, तो मुझे श्योर नहीं है एग्ज़ैक्टली क्या टॉपिक मतलब आप डिस्कस कर रहे हैं। जस्ट मेरे को बता दें तो फिर मैं उस हिसाब से। तो हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट में व्हाट मैटर्स द मोस्ट, मतलब मैटर क्या चीज़ मैटर करती है? इन्वेस्टमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट मैटर्स, और क्या चीज़ अफेक्ट करती है इन्वेस्टर्स को
किस तरह से इफेक्ट करती है, पॉजिटिवली और निगेटिवली? तो मैं तो ये मानता हूँ कि पहले तो हर एक का प्रोफाइल जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आपके क्या बैकग्राउंड है, आपका क्या सोर्स ऑफ इनकम है, आपकी क्या कैपेसिटी है और कितना आपके पास डिस्पोजेबल इनकम है, उस हिसाब से आप कितना रिस्क ले सकते हैं। तो अगर आप जैसे यंगर एज है तो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, बिकॉज आप यंग एज में आप स्टार्टअप कर रहे हैं लाइफ में, तो वो एक जरा थोड़ा सा रहता है। बट जनरली मैं ये कह सकता हूँ कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि आपका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपको अगर रिटर्न लेना है, कितना परसेंटेज में आप लेना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली फिर आपका वो टाइम होराइजन वो डिसाइड होगा। जैसे अगर आपको बेटर रिटर्न चाहिए, हायर देन द एवरेज मार्केट रिटर्न, तो आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इतनी वॉलिटिलिटी होती है कि अनलेस आप बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है मार्केट में कि उसके अप्स एंड डाउन्स को आप झेल सकें और राइड कर सकें, तो वो शॉर्ट टर्म में कमाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो सीजन्ड जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो जो एवरेज इन्वेस्टर है तो उनके लिए तो और भी डिफिकल्ट होता है। इसमें मैं मानता हूं कि अगर कोई न्यू कमर है या मीडियम मतलब इन्वेस्टर हो कि जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं हो, तो शुरू में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए और आपकी एक्सपेक्टेशंस भी रीजनेबल होने चाहिए। बिकॉज अगर आप ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, एक तो आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है और दूसरा आप अगर रिस्क ज्यादा ले लेंगे और नॉलेज उतनी नहीं होगी और आपको पता नहीं होगा कि कहाँ आपको एग्जिट करना है, तो अगर आपका एक बार हाथ जल गए, जैसे बोलते हैं ना बर्निंग योर फिंगर्स, तो फिर आपको थोड़ी सी वो मतलब हिम्मत कम होगी टू कम बैक इनटू द मार्केट। तो वो एक जरा सा ध्यान रखना पड़ता है, ये सारी चीजें। फिर आप अगर वो ये सब थोड़ा सा पहले एक अपने आप को एवेल्युएट करें और फिर एंट्री करें मार्केट में, तो फिर बेटर है कि सेफर कंपनीज में शुरू में आप जाएं। तो आप ये टिप्स विप्स पर तो शुरू में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिकॉज वो टिप्स वो जनरली मोटिवेटेड रहते हैं। आपके जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने एक स्टॉक खरीदा है और किसी ऑपरेटर्स ने मिल के खरीदा है, तो वो क्या होगा कि आपको जब तक इंफॉर्मेशन मिलती है, यू आर प्रोबेबली द लास्ट वन और अमंग द लास्ट फ्यू पीपल टू गेट दैट इंफॉर्मेशन। तो वो सारे लोगों ने ऑलरेडी खरीद चुके हैं लोअर रेट में, और अब वो चाहते हैं कि बहुत सारे बायर्स आए, डिमांड बढ़े, जिससे वो स्टॉक ऊपर जाए और वो सेल कर सकें। बिकॉज जब तक डिमांड नहीं होगी, हायर डिमांड देन द सेल, तो वो उनका स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, वो किसको बेचेंगे। सो वो आर्टिफिशियली वो एक डिमांड क्रिएट कर देते हैं बाय स्प्रेडिंग दिस दैट दिस इज अ टिप। एंड थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता भी है, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ टिप्स में नहीं मिलता है, बट फिर वो आपको पता होना चाहिए कहाँ एग्जिट करना है, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर आप लास्ट फ्यू पीपल हैं एंटर करने के लिए, तो अगर अटक गए और स्टॉक का वो रैली खत्म हो गई, देन वो आपको काफी टाइम लग सकता है टू गेट योर इनिशियल कॉस्ट बैक। सो ये एक डिसइन्वेस्टमेंट डिस इंसेंटिव हो जाता है। बट जनरली अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज लें एंड अच्छी कंपनीज लें फ्रॉम गुड प्रमोटर्स, गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, उनके पोटेंशियल अच्छा, सेक्टर अच्छा होना चाहिए जिसमें फ्यूचर में उसका कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हो, कंपनी की पॉलिसीज अच्छी हो, डिविडेंड पॉलिसी हो, लिबरल होने चाहिए, विजनरी मैनेजमेंट होना चाहिए, उनका थोड़ा बहुत स्टेक होना चाहिए कंपनी में। क्योंकि अगर स्टेक नहीं होगा या बहुत कम होगा तो उनका कमिटमेंट कम हो जाता है। सो देन इट बिकम्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर देम टू टेक केयर ऑफ द शेयर होल्डर इंटरेस्ट। देन उसमें आपका CAGR कितना है, कंपाउंडेड जो एनुअल ग्रोथ रेट, वो देखते हैं। कंसिस्टेंट डिविडेंड पेयर हैं कि नहीं, डू दे गिव बोनस और नॉट, ये सारी चीजें आप देखेंगे। प्लस उनके फाइनेंशियल्स आपको देखने पड़ेंगे। तो एक तो बिजनेस मॉडल आपको समझना पड़ेगा कि इज इट अ सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल। अगर वो सक्सेसफुल होगा तो जनरली वी नो, जैसे इन्फोसिस है, TCS है, L&T, these companies are very successful because उनका फाउंडेशन इज वेरी स्ट्रांग एंड उनका बिजनेस मॉडल इज वेरी गुड। तो हमें मालूम है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल गिव अ गुड रिटर्न। बट दैट डज नॉट मीन कि आप बहुत सारा पैसा इन्फोसिस में लगा दें एट अ टाइम व्हेन इट इज पीक, क्योंकि वो क्या होगा कि फिर वो करेक्शन आएगा। तो करेक्शन अभी 1900 ऑलमोस्ट 2000 गया था इन्फोसिस, अब 1400 के आसपास आ गया है। तो आप बोलेंगे अरे मैंने तो आइडेंटिफाई किया वो बेस्ट कंपनी है IT इंडस्ट्री में, मैनेजमेंट भी विजनरी, सब कुछ अच्छा है, अब आपका एंट्री पॉइंट गलत हो गई।
तो आपको फिर वहां डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा, तो आप बोलेंगे नहीं ये तो मेरे लिए ठीक चीज नहीं है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको कंसिडर करना पड़ता है, बट जनरली मैं कह सकता हूं जैसे मार्केट में जब बहुत बड़ा फॉल आता है, करेक्शन आता है फॉर सम सर्टेन रीजंस, ग्लोबल रीजंस, तो उस समय यू कैन make this exercise, do this exercise to identify the good companies because they will be available at good valuations. तो Infosys आपकी 1400 है, अगर और 10-15% नीचे आ गया बिकॉज ग्लोबल रिसेशन की बात हो रही है, तो आईटी इंडस्ट्री इज कनेक्टेड विद यूएस एंड यूरोपियन मार्केट, तो आपको 10-15% नीचे मिल गया तो आप चांस ले सकते हैं। एक साथ सारा पैसा कभी मत डालिए। तो अगर आपको करेक्शन में मिलता है 25% पहले डाल दीजिए या 20% डाल दीजिए, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल। 100 रुपीज है तो पहले 25 डालिए, फिर अनदर 25 ऑन अनदर फॉल। तो उसमें एडवांटेज क्या हो जाता है कि इफ द स्टॉक करेक्ट्स फर्दर देन यू हैव रूम टू इन्वेस्ट मोर एंड एवरेज योर प्राइस एंड गेट अ गुड ओवरऑल एवरेज। अगर वो बढ़ जाता है and you have already invested 50% of your funds which you have allocated for that company, then at least 50% जो आपने डाला है वो तो आपको लॉक इन कर लिया एट अ गुड प्राइस, है ना, उसमें तो आपने प्रॉफिट कमा लिया। कोई बात नहीं, आपने बैलेंस 50% नहीं ले पाए तो वो कोई और कंपनी में डाल दीजिए जो मे बी उतनी नहीं बड़ी है जितने इन्फोसिस बड़ी है आपके स्टडी के हिसाब से। तो ये देखिए, मैं हमेशा मानता हूं कि स्टॉक मार्केट में देयर आर ऑलमोस्ट 10,000 कंपनीज विच आर लिस्टेड। आपको कंपनीज की गुड इन्वेस्टमेंट बेट्स जो बोलते हैं वो कोई कमी नहीं है, हमेशा फोमो कमी नहीं करना चाहिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट, बिकॉज उसमें आप गलती में डिसीजन लेंगे जल्दी जल्दी में, यू विल गेट स्टक ईदर इन अ बैड स्टॉक और एट द रॉन्ग प्राइस और मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो आप आराम से करिए, कोई कहीं नहीं कोई कंपनी जा रही, सब घूम घाम के ये मार्केट है, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज देयर। सो नथिंग विल गो अप फॉरएवर एंड नथिंग विल फॉल फॉरएवर अनलेस द कंपनी गोज बैंकरप्ट, तो अलग बात है। और जो अच्छे सेक्टर्स हैं उसमें आप आइडेंटिफाई करिए। सो सेक्टर्स विच जनरली डू वेल, अभी बैंकिंग है सेक्टर फॉर एग्जांपल। Anish, sorry to interrupt in between, but we would like to know from you in one sentence, what is the one thing? We will be discussing other things at a later point. If I ask you only one thing, you need to tell what is the main thing which matters the most in market. Research and discipline. Right. So we'll come Research to you. backed by strategy and discipline. ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है amongst many other things, but these two things are the foremost according to me. Right, right. So KV, any question or any input you have from your end? Yes, sir. So actually, I had a few questions, but Anish ji covered most of them, and like I really liked his answer. It was quite detailed, and it covered most of the points which I was also which I had some doubts on, especially regarding the timing, how to time entry into a company which we have studied, or that timing, the importance of timing the entry point of, let's say, Infosys or any other company, how important that is. It makes a lot of difference according to me. See, KV, if you are asking timing in the sense of finding the bottom, then it would be the most difficult part to do in this market, or maybe in any market situation. And if on certain occasion, few people are able to do that, is fine. But I doubt anyone can do that consistently for a longer period of time. Now, coming to how to, I mean, what decide on the entry exit points in a company. So obviously, if you come across some company and when you try to analyze, you try to work out the to study the business dynamics, and then obviously you look for the growth and other parameters on the basis of which you come to a decision that this company is investable or not. And even if you find it investable, how much margin of safety does the company is providing to you? And moreover,
there are people who believe in doing lump sum investment, and there are other people who believe in investing in a SIP manner, or maybe a staggered manner, like if you have to invest a portion then in 10-20% at a time, and then further. Also, as Anish was saying, when the market corrects and you get a better price for a good business, it is good to average down. But also a very important concept is upward averaging, which most of the people are averse to. When I say this, I mean because it's very difficult if a certain stock is available to you at a price of say 100 rupees, at some point in time that appreciates to 200. So it becomes very difficult for a person, or because the human psyche comes into play, and people are averse to averaging it at that price, thinking that it has already appreciated. It has already become 2x, so would it be wise on my part to invest? So in those situations, obviously you need to see the valuation. See, we often are fascinated by the price of a script rather than uh, the value. So if we are able to find value of businesses, or maybe not exact value but some probable values, we can do calculations, and on the basis of growth and seeing how it is doing in comparison to its peers. So there are so many things on the basis of which we can find out whether it is worth investing at this price or not. So if the valuation is good at that price, then also so it would be investable. So price is the last thing we should do. Obviously, those who are into trading, they are more into price action and all. So that I mean, I'm not the suitable person to answer on that, or maybe I'm not into trading, so मेरे को उतना उसका आइडिया नहीं रहता. But again, the essence is you need to find कि भाई बिजनेस की वैल्यू कितनी है, ठीक है, और उसके बेसिस पे आप अपना इन्वेस्टमेंट को इनिशिएट करेंगे, तो probably that would be more helpful than any other strategy. थैंक यू सर. एक मेरा सवाल है. एक्चुअली मैं काफी रिसेंट आफ्टर लाइक यही साल मैंने इन्वेस्ट करना चालू किया, और आई एम लाइक मेनली बीइंग अ पैसिव काइंड ऑफ अ पर्सन ट्राइंग टू लर्न मोर एंड मोर बिफोर लाइक जंपिंग ऑन टू एनीथिंग लाइक इन अ वेरी बिग मैनर. तो मैं सीख रहा हूँ अभी. बट मैंने देखा है कि ये रिसेंट टाइम्स में मार्केट इतना ऊपर नीचे हो रहा है कि जैसे ही 16,000 टच करता है तो एवरीवन इज लाइक ओके, अब ऐसे कि रिवर्सल हो गया, और जैसे ही फिर वापस वो 15 पे आता है तो ऐसा लगता है कि सब बेरिश हो गए, जो भी बोलते हैं. तो ऐसे केस में मार्केट में एक चीज मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट वो भी हो जाती है कि हमको रीड करना आना चाहिए. जैसे मैक्रो फैक्टर्स काफी सारे, अभी जो 27 जुलाई का जो फेड का जो डिसीजन आएगा, तो वो एनालाइज हम उसमें कैसे हम बेटर और कैसे हो सकते हैं कि हाउ टू अंडरस्टैंड द ट्रैजेक्टरी ऑफ द मार्केट और अंडरस्टैंड द ओवरऑल पिक्चर ऑफ थिंग्स. तो उसमें अगर कोई आप थोड़ा गाइड कर सकते हो तो आई विल ट्राई एंड लर्न दोस कॉन्सेप्ट्स. सो केवी, मैं बाकी पैनलिस्ट का भी आपके क्वेश्चन पे व्यू लूंगा, बट मैं 20-30 सेकंड में छोटा सा जवाब देना चाहूंगा. देखो, आपके टाइम होराइजन पे डिपेंड करता है, ठीक है. अगर आपका टाइम होराइजन से 3, 5, 10 ईयर्स और मे बी मोर है, ठीक है, ऑब्वियसली यू कैनॉट गेस व्हाट द बिजनेस विल बी डूइंग इन सच अ लॉन्ग पीरियड, बट ऑफ कोर्स यू विल बी ट्रैकिंग ऑन क्वार्टरली और मे बी ईयरली बेसिस. सो नाउ, जो आपने मैक्रोज की बात की या जो मार्केट की वोलेटिलिटी की बात करी, देखो आप डेली बेसिस पे आप देखेंगे तो ऑब्वियसली प्राइस एक्शन होता है, मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है. लेकिन अगर आप मान लो 1 साल का 1.5 साल का आप परव्यू देखेंगे, तो मार्केट में जब टाइम पीरियड आपका बढ़ता है तो आपको ये वोलेटिलिटी आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करती. ऑब्वियसली जो ट्रेडिंग में है और जो स्विंग ट्रेडिंग या मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा नॉलेज होना और अप टू डेट रहना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दैट इम्पैक्ट्स देयर ट्रेडिंग. बट इफ योर टाइम होराइजन इज लॉन्ग एंड आप मान लो SIP करने वाले हैं और हर महीने आप किसी फिक्स डेट पे आपने n नंबर ऑफ बिजनेस आइडेंटिफाई कर रखे हैं, और से उसमें आप इक्वल पोर्शन में या किसी भी पोर्शन में जो आपकी कन्विक्शन है उसके बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आपका टाइम होराइजन से 3-5 ईयर्स है और मे बी मोर है,
So in such cases, these factors shouldn't impact you up to that level. Obviously, short term market में होता है, अब जैसे कई बार क्या होता है कि मान लो जिस दिन मार्केट बहुत अच्छी करेक्ट हुई, तो नॉर्मली वहां पे आप थोड़ा लमसम भी करते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है. बट अगेन हैविंग सेड दैट कि जो एसआईपीज की जो कॉस्ट एवरेजिंग आ जाती है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो ये आपकी सारी वॉलेटिलिटी वगैरह और सारा मार्केट के करेक्शन और मार्केट का रन वो सबको मतलब फैक्टर इन कर लेता है, और ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपका अच्छा उस पे इनपुट रहता है. सो प्रतीक वाजपेयी जी, अनीश जी, आपका भी लिमिटेड इस पे जो इनपुट है, आप भी अपनी बात थोड़े थोड़े टाइम में सारे रख सकते हैं. केवी सर, बेसिकली सर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करा, ठीक है, तो आपने उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करा ना. अगर उसकी क्वार्टरली उसकी बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मैक्रो या माइक्रो डेटा चेंज हो रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है ना. आप लॉन्गर पीरियड के लिए कर रहे हो, उस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उस सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, देन आपका क्वेश्चन मार्क होता है ना कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, जो लॉन्गर टर्म के की बात कर रहा हूँ. तो अगर आप उसमें शॉर्ट पीरियड में तो चेंज हो जाता है, जैसे सपोज 22 वाली साइकिल है कि अब इसमें रेट इंटरेस्ट रेट हाइक हो रही है, 23 में हो सकता है डिक्लाइन वाली साइकिल चालू हो जाए. तो आप इसको कैसे टाइम करोगे ना. फिर तो आप ट्रेडर हो जाओगे कि आप बार बार लोगे बार बार बेचोगे. आप इन्वेस्टर हो तो तब तक वो कंपनी अच्छा कर रही है तब तक करो. बस ये जरूर देखते रहना चाहिए साथ में कि उस सेक्टर में कुछ चेंज थोड़ी हो रहा है, उसमें कोई नया कंपटीशन थोड़ी आ रहा है या कुछ थोड़ी आ रहा है, वो सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो ब्रॉडर पिक्चर. और ये जो आप माइक्रो डेटा देखते हैं, ये आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर अल्फा जनरेट करने का काम करेगा. अगर सपोज अगर आप फुल टाइम ट्रेडर एक्टिव ट्रेडिंग कर रहे हो, एक्टिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, देन अगर ये मैक्रो डेटा का इम्पैक्ट पड़ा है तो आप अच्छा इन्वेस्टमेंट चूज कर सकते हो, साइकिल चूज कर सकते हो कि कब किस समय करना चाहिए. उसका एड ऑन ये होगा, वो आप पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि वो एक्टिव इन्वेस्टर है कि पैसिव इन्वेस्टर है, वो उस पर डिपेंड करेगा सर. वाजपेयी जी, आप भी बताइए, फिर हम बाकी पैनलिस्ट भी देते हैं बात. हाँ, देखिए केवी जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया. बड़ी खुशी हुई जान करके कम से कम इन्होंने इतना इंटरेस्ट लिया और इतना ध्यान से मार्केट को वॉच भी कर रहे हैं. तो केवी जी, अभी हम लोगों ने लगातार इधर 2-3 दिन स्पेसेस किए हैं. शायद हमने अभी 2 दिन पहले एक टेक्निकल और फंडामेंटल को कंबाइन कैसे किया जाए इस पर एक स्पेस किया था, शायद आप उसमें थे भी. तो उसमें हमने कुछ सिंपल टेक्निक्स बताई थी कि कैसे आप उसको स्टॉक को बुल या बियर के रूप में पहचान सकते हैं. देखिए, मार्केट की नॉइज़ से अगर आप इन्वेस्टर के रूप में मार्केट में रहना चाहते हैं, तो आपको मार्केट की नॉइज़ से दूर रहने की ज़रूरत है. क्योंकि मार्केट में देखिए जो ट्रेडर्स हैं, उनके लिए 16,300 का इम्पोर्टेंस है, 16,400 का इम्पोर्टेंस है. बिकॉज़ जो कॉल राइटर हैं, पुट राइटर हैं, उनके लिए वो सब लेवल इम्पोर्टेंस रखते हैं. लेकिन एज़ ए इन्वेस्टर के लिए मैं नहीं समझता हूँ 100, 200, 400 पॉइंट का आपके लिए कोई बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है. क्योंकि 200, 400 पॉइंट से कभी-कभी कोई स्टॉक गिरने के बाद भी 200 पॉइंट गिरने के बाद भी वो 10% बढ़ जाता है. कई बार इंडेक्स बढ़ने के बाद भी 10% गिर जाता है. तो आपको ऐसा है ना कि जो कंपनी पहले तो आइडेंटिफाई करने, सर्च करने के जो हम लोग यहाँ पर मेथड बता रहे हैं, थोड़ा-सा उस पर्सपेक्टिव को भी डेवलप कीजिए. या आप थोड़ा कंपनी की हिस्ट्री को पूरी चेक करिए कि पिछले 10 साल में उसने क्या किया. फिर जैसा प्रतीक ने बताया कि क्वार्टर टू क्वार्टर क्या उसमें ग्रोथ हो रही है. अगर किसी कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ हो रही है, तो उसके ऊपर मार्केट की नॉइज़ का असर नहीं पड़ेगा. मैंने अपनी टाइमलाइन पे केवल 3 स्टॉक आइडेंटिफाई करके पोस्ट किए थे, जिन्होंने अप्रैल से अब तक 50% से ऊपर का प्रॉफिट दिया है. ठीक है? 80% तक का प्रॉफिट दिया है. मार्केट का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मार्केट का बिल्कुल असर, लेकिन आप मार्केट से बहुत अफेक्टेड तभी हों जब आप डेली ट्रेडिंग कर रहे हो. अगर आप डेली ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट का आपका दृष्टिकोण है, तो आप थोड़ा-सा मार्केट की नॉइज़ को बहुत केयर मत करिए. क्योंकि मार्केट की नॉइज़ में केयर करेंगे तो आप फिर पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाएँगे. और सही समय जब होता है वही, जब जब चारों तरफ निराशा का वातावरण हो, वही समय सही होता है इन्वेस्ट करने का. लेकिन उसके लिए फिर मैं कहूँगा कंपनी की बैकग्राउंड ज़रूर चेक कर लें. जो कंपनी ग्रोथ कर रही होगी, उसको मार्केट ज़रूर रिस्पेक्ट देगी. नहीं 3 महीने देगी तो 6 महीने बाद देगी. क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, कंसोलिडेशन पीरियड भी रहता है. जब हमारे जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उनको अगर किसी सस्ते भाव पे सामान चाहिए तो काफ़ी लंबे समय तक उसका भाव नहीं बढ़ने पाता. वो वहीं घूमता रहता है और धीरे-धीरे वो एक्युमुलेट कर लेते हैं. और हम आप 6 महीने में, 3 महीने में ऊब जाएँगे कि साहब सारी मार्केट तो बढ़ गई, मेरा स्टॉक बढ़ा नहीं. तो हम जब उससे निकलेंगे, वैसे ही वो बढ़ना शुरू हो जाएगा. फिर
फोमो की पोजीशन हो जाती है कि अरे हमने कैसे छोड़ दिया इसको। तो मैं इस बिंदु पर यही कहना चाहूंगा कि आप मार्केट की नॉइज से अनअफेक्टेड रहें। जो अभी प्रतीक ने बताया कि जो हमारे माइक्रो फैक्टर हैं इनका असर तो पड़ेगा थोड़ा बहुत, बट अगर ग्रोइंग कंपनी तो उस पर कम इफेक्ट पड़ता है, जो नॉन ग्रोइंग उन पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, या जिनकी ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है और डी ग्रोथ पे चलने वाले हों। अब इसको तो थोड़ा सा आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर की स्टडी करनी पड़ेगी ब्रॉड बेसिस पर कि उसमें ग्लोबल डिमांड की क्या पोजीशन है, इंडिविजुअल डिमांड की क्या पोजीशन है। अगर हमारे कंट्री की डिमांड भी डाउन हो रही है और ग्लोबल डिमांड में भी कुछ डाउन साइड आने की उम्मीद लग रही, तो वो कंपनियां पहले ही सरेंडर करनी शुरू कर देती हैं और धीरे धीरे जब वो 50% घट जाती है तब जाके हमारी समझ में आता है कि हाँ इस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है। थैंक यू अनीश जी, अब आप जरा अपना व्यू रखेंगे। हाँ जी, केवी जी, मेरा ये सजेशन है और एडवाइस आपके लिए या किसी भी नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए है कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का तो आप ज्यादा वरी मत करिए, बिकॉज ये बहुत हाई लेवल की ही रिसर्च होती है एंड इसमें तो कई साल बीत जाते हैं सिर्फ समझने में होता क्या है, और उसको एक्सपर्टीज डेवलप करने में कई बार 10-10 साल लग जाते हैं। तो उतना मत आप करिए, क्योंकि आप कोशिश करेंगे तो फिर आपको वो बहुत स्ट्रेस होगा और उसमें बहुत समय भी जाता है। तो मैं आपको सिंपल स्ट्रेटेजी सजेस्ट करता हूं कि आप पहले आइडेंटिफाई करिए कि आपको कितना रिटर्न यू आर हैप्पी विद। जितना रिटर्न आपको चाहिए उस हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बनाइए कि मुझे चाहिए इन्वेस्ट करना है 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए। देन उसके बेसिस पर आप डिसाइड करिए कि मुझे कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जहां मुझे ग्रोथ पोटेंशियल लगता है। अच्छा, अब जब आपने सेक्टर या वो कंपनी को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो मे बी इट इज एट अ ग्रोथ फेज, मे बी इट इज एट अ nascent स्टेज, या मे बी इट इज एट अ टेपरिंग ऑफ एंड वो डिक्लाइन, जो भी वो इकोनॉमिक साइकिल्स होते हैं वो पर्टिकुलर सेक्टर और कंपनी के। तो उसमें आप सिंपल 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो आप देख लीजिए, दैट शुड बी गुड इनफ फॉर अ बिगनिंग। कि अगर आप देखेंगे कि वो सेक्टर में व्हाट इज द पी रेशियो ऑफ दैट इंडस्ट्री, तो जैसे एफएमसीजी में लाइक एनीवेयर बिटवीन 20 टू 100 होता है, और उसका हिस्टोरिकल एवरेज क्या है, मतलब ए सेक्टर का एंड द कंपनी इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर। तो हो सकता है वो कंपनी बिकॉज एमएनसी हो तो उसका प्रीमियम होगा कंपेयर टू द एवरेज ऑफ द अदर कंपनीज विच मे बी लाइक नॉट एमएनसी, मे बी इंडियन कंपनीज। तो उसके वजह से वो प्रीमियम ऑलवेज वो मिलेगा, वो मार्केट देगा उसको। बट उसका जो ग्रोथ हो रही है कंपनी की एंड उसका अर्निंग पर शेयर जो हो रहा है, एंड इफ दैट इज ग्रोइंग फास्टर देन द मार्केट, देन आपको लगता है कि वो पी रेशियो तो उसका नॉर्मली हिस्टोरिकल एवरेज 40 है, बट अभी उसकी अर्निंग्स इतनी ग्रो हो गई हैं कि वो उसके वजह से उसका पी रेशियो सिर्फ 20 पर आ गया है। नॉट द स्टॉक हैज फॉलन, अर्निंग्स हैव ग्रोन फास्टर। तो इफ अर्निंग्स हैव ग्रोन फास्टर देन यू नो देयर इज अ पोटेंशियल कि वो 20 रुपए का पी रेशियो जाएगा 40 पर, इवेंचुअली सेटल डाउन होगा। तो देन देयर इज अ गुड अप्रिसिएशन विच इज पॉसिबल इन दैट पर्टिकुलर कंपनी एंड स्टॉक। तो आप ऐसा स्टॉक ले सकते हैं। फिर देन यू कंपेयर इट विथ योर ऑब्जेक्टिव कि भाई मुझे तो आई एम हैप्पी विद फॉर एग्जांपल 25% एनुअलाइज्ड रिटर्न। आपका 25% अगर आपको सपोज 1 साल नहीं पहले ही मिल जाता है, आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, तो आप उसको बुक कर लीजिए प्रॉफिट। देन डोंट वरी कि भाई वो 200% जाएगा, 300% जाएगा। भाई वो सब तो मार्केट में होता रहेगा, बट आपका ऑब्जेक्टिव है, उसके बेसिस पर आपने स्ट्रेटेजी डेवलप की, आपको आपका रिटर्न मिल गया, आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। सिमिलरली दूसरी कंपनी का आइडेंटिफाई करिए, इमीडिएटली आपको नहीं मिलती दूसरी का ऑल्टरनेटिव इन गुड इन्वेस्टमेंट, देन वेट फॉर सम टाइम। सी, नेवर बी इन अ हरी टू इन्वेस्ट जस्ट बिकॉज यू हैव द फंड्स, बिकॉज इफ यू आर इन अ हरी यू विल कट कॉर्नर समवेयर एंड आप कॉम्प्रोमाइज करोगे आपके जो रूल्स हैं, एंड देन यू विल प्रोबेबली एंड अप विद अ पुअर और अ बैड इन्वेस्टमेंट, not necessarily a loss, but आपको अगर 25% से आप satisfied हैं, then you might end up with only 10%. So that then becomes a habit. तो वो नहीं करना है। तो just look at the simple things. P ratio है, अर्निंग पर शेयर है, वो कंपनी का ग्रोथ कितना है, हिस्टोरिकल एवरेज कहाँ है। इफ इट इज अंडरवैल्यूड देन यू बाय इट, if it is overvalued then no, ignore the stock till the valuation drops because of some external factor in the world market। वो prices गिर रही है, ब्लड बात हो गया, ये हो गया, सडनली डिप हो गया, बट जब वैल्यू वहां दिखती है लोगों को, वो खरीदेंगे तो वापस उसकी प्राइस ऊपर आ जाती है। तो लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज विच आर अनलिमिटेड इन द मार्केट, आई वुड से। यू विल ऑलवेज गेट अपॉर्चुनिटी बिकॉज वर्ल्ड इज सो अनसर्टेन, कुछ ना कुछ दुनिया में होता ही रहेगा, यूक्रेन वॉर है, ये है, इन्फ्लेशन है। तो ऐसे मौके पर आप फंड्स रखिए एंड देन डिप्लॉय व्हेन द अपॉर्चुनिटी कम्स। डोंट डिप्लॉय जस्ट बिकॉज यू हैव फंड्स अवेलेबल। दैट इज माय वेरी राइट सर।
So we move on to Sajid. Sajid, unmute yourself and you may ask your question, please. हेलो, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मेरे ख्याल से मार्केट में सबसे जो चीज़ मैटर करती है वो लिक्विडिटी। जब कोरोना के टाइम पे यूएस ने, इंडिया ने जो लिक्विडिटी डाली थी मार्केट में, उसी वजह से मार्केट बढ़ गया और मार्केट जो बढ़ा है उसमें पेनी स्टॉक से लेकर लार्ज कैप कंपनियां बढ़ गई है। मगर अभी जैसे ही लिक्विडिटी खींच रहे हैं, यूएस हो गया, इंडिया की मार्केट होगी, तो पेनी स्टॉक हो गए, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये लार्ज कैप से बहुत ज़्यादा गिर गए, 10 to 20% ज़्यादा गिर गए। इसलिए मेरा यह ख्याल है कि अगर मार्केट में लिक्विडिटी है तो सब कुछ सही है, क्योंकि अगर लिक्विडिटी फिर से वापस आएगी तो एफआईएस के थ्रू सबसे पहले लार्ज कैप में ही लिक्विडिटी वापस आएगी, उसके बाद मिड कैप या स्मॉल कैप में आएगी। तो मेरा यही कहना था कि लिक्विडिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केट। थैंक यू। Thank you, Sajid. Rightly said, liquidity is very important, but again, the liquidity thing is also cyclical. So we see different credit cycles in market. So at some point in time, the liquidity is being sucked from the market, and so it is a part of an economic cycle. So it is like the markets cannot be liquid all the time or cannot be illiquid for a longer period of time. So these cycles happen, and of course it's a very important part in a market. So Mayur, सर मेरा एक सवाल था, क्या लिक्विडिटी मेजर करने का कोई अपने पास टूल है अभी मार्केट में फिलहाल? इन इंडिया या यूएस में कितनी लिक्विडिटी मार्केट में है फिलहाल, ऐसा कुछ टूल है या कैसे कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं? any panelist if have any view? मुझे तो आपका इसके पास काफी एक्सपीरियंस है लिक्विडिटी के संबंध में, तो प्रतीक जी बताएंगे। I'll be dropping few speakers because मेरे को और रिक्वेस्ट आ रही हैं और लिमिट है 10 की। साजिद, आपका सवाल हमने सुन लिया है, अगर हमारे पास कोई इनपुट होगा तो हम आपके पास आएंगे, ठीक है? तो मयूर, I can answer that if you like. Thank you. Yeah, Nish, you can answer very quickly. Yeah, very quickly, what I will say is that, see, don't go so much on liquidity, don't worry about it. अगर आपने अच्छा stock identify किया है where there is value, then even in a market where there is less liquidity, the stock will go up no matter what is happening in the outside world, because it has got a unique position, a niche market, and that stock will appreciate. But so don't worry so much about liquidity. Okay, thank you, sir. Yeah, Mayur, over to you. Hello, Prince bhai. Good evening, everybody. Hello. Hello. Am I audible? Yeah, loud and clear. All right. I was really intrigued or attracted to the title of your space. Very interesting. What matters the most in the market? I think every trader and investor should sit with this question. It sounds simple question, but it is the most important question. And the answer to this, which I have, is probably the most simple and most obvious answer. कोई सुन के ये कहेगा यार ये क्या बात कर रहे हो, ये तो ऑब्वियस ही है। हाँ, बट यू नो व्हाट, द मोस्ट ऑब्वियस थिंग्स आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ओवरलुक्ड एंड वी अननेसेसरीली ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स। जैसे अभी एक भाई ने नो लिक्विडिटी की बात करी, उनका नजरिया शायद ठीक होगा, या उनकी जब जो भी जानकारी है, जितना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से उनको जो कहा उनके लिए सही है। बट द थिंग इज, what matters the most in the market is whether you are making money or not. आपने अगर खरीदा है स्टॉक, आपकी अगर एक बाय साइड में पोजीशन है, तो क्या वो ऊपर जा रही है, दैट मैटर्स द मोस्ट। अगर आप शॉर्ट है तो आपकी पोजीशन नीचे जा रही है कि नहीं, दैट मैटर्स द मोस्ट। इससे दूसरा कुछ भी मैटर नहीं करता मेरे लिए, पर्सनली स्पीकिंग, एंड आई थिंक फॉर एनीबॉडी इट शुड नॉट मैटर, बाकी कुछ भी हो गए। देन देर आर डिफरेंट वेज टू लुक एट दिस क्वेश्चन कि फिर ये कैसे करे, इसको अचीव करने के लिए क्या मैटर करेगा। दैट वे वी कैन गो डीपर इनटू digging root causes of things. But ultimately I would say bottom line is कि आपका पैसा बन रहा है कि नहीं, otherwise why should you be in market?
there are people, several people come in the market to get a kick out of it, entertainment के लिए भी है, all sorts of reasons. तो पैसा बन रहा है कि नहीं, that matters the most. ये simple सा मुझे share करना था. और बाकी सबको मैं सुन भी रहा था, कुछ अच्छी strategies बता रहे लोग. I really like what Anish ji said about not investing just because you have money with you or funds with you, but only investing when the opportunity presents, and there are ample opportunities literally every day. कौन सा भी दिन कैलेंडर का आप निकालो, मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, या तो वो अपसाइड की होगी या तो वो डाउनसाइड की होगी. बस उसको स्पॉट करना, कैच करना, राइड करना. Then analysis, I think, is only one part of it. It's only beginning. After some practice, some learning, some experience, one can become an analyst by himself for his own sake, thanks to freely available data, charts, etc., a lot of knowledge. But to go with your analysis, to stick to your analysis after you take the position, come what may, that is a totally different ball game, I would say. तो उसके लिए एक बहुत अलग mindset और अलग तरह का training लगता है after you take the position, and a very different training before you take the position. So I will pause here for now. These were some thoughts of my mind to share. Thank you. Thanks, Mayur. Thanks for keeping your views. So now we move on to Ravindra before coming to... Yeah. हेलो. Yes. जी प्रिंस, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कुछ. जी बताइए. हाँ, लिक्विडिटी के ऊपर मुझे एक एग्जांपल याद आया. एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर है इंडिया के, जिनका इंटरव्यू मैं सुन रहा था. तो उन्होंने इनिशियल डेज में कुछ ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था जो काफी इलिक्विड थे, और उनका वेल्थ वहां पे इसलिए बना क्योंकि वो उसको बेच नहीं पाए और वो 600-700% रिटर्न उनको उसमें मिल गया. सेकेंडली, अगर आप देखोगे ये जो बड़े बड़े टिक साइज के जो स्टॉक्स है, बीइंग सब ब्रोकर मैं स्टॉक्स के नाम तो नहीं ले सकता, बट आपको पता है कि ये जो अंडरवेयर का ब्रांड है या जो टायर का ब्रांड है, ये जो सारे स्टॉक्स है, इसमें हार्डली आप देखोगे काफी कम वॉल्यूम होता है क्योंकि उसका टिक साइज इतना बड़ा होता है. उसके बावजूद ये स्टॉक्स इतने जबरदस्त रिटर्न दे चुके हैं इन्वेस्टर्स को पिछले 10-20 साल में. तो लिक्विडिटी एक सिर्फ जो डेली ट्रेड करना चाहता है या जो फ्यूचर ऑप्शन में काम करता है, उनके लिए लिक्विडिटी मायने रखती होगी, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है शायद उनके लिए लिक्विडिटी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. या इतना ही बताना था. Very relevant point, stocks बाजीगर, and I second this. So बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मैटर करती हैं. बट अगेन व्हेन वी इंक्रीज आवर टाइम होराइजन, तो जो उनका इम्पैक्ट है वो काफी मिनिमाइज हो जाता है, या फिर उस पर डेली फोकस करना इररेलेवेंट हो जाता है. हैविंग सेड दैट, वी आर नॉट डिनाइंग कि लिक्विडिटी मार्केट में जरूरी नहीं है, बट अगेन जैसा कि इन्होंने बताया, काफी ऐसे इंस्टेंसेस, इवन जो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का जो मतलब थीसिस रहा है कि आप लेके भूल गए, ऑब्वियसली ऐसा करना नहीं चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए. बट दैट इज सिंपल मतलब प्रोजेक्शन की भाई अगर आप कंपाउंडिंग के लिए टाइम देंगे और आपने जो पिक्स किए हैं बिजनेस, अगर अच्छे पिक किए हैं और उनको आप कंपाउंडिंग का टाइम देंगे तो ऑब्वियसली पैसा बनेगा. और मेरा एक और फोकस रहता है कि मार्केट में आप ग्रेजुअली सीखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. आप ओवरनाइट कुछ नहीं सीख पाते हैं क्योंकि बहुत ही वास्ट है. तो आप अगर धीरे धीरे जो मार्केट में नहीं करना है उसको आप अच्छे से जान पाएंगे, तो जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करेंगे, अपने आप को पोजीशन करेंगे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट यू विल बी लेफ्ट विद इज द डूएबल थिंग्स. सो विद दिस आई मूव ऑन टू रविंद्र. या हेलो, मैं अभी सुन रहा था. आई लाइक द एग्जांपल ऑफ पी सिलेक्शन. पी के बेसिस पे स्टॉक्स का एंट्री सेलेक्ट करना या स्टॉक से सेलेक्ट करना. तो इंडस्ट्री पी का बेंचमार्क, इज देयर समथिंग established, or we just look at the historical industry PE and make our decisions? जैसे आपने कहा FMCG पे देखे तो
नेस्ले है जो मल्टीनेशनल कंपनी है 2, बट इट इज एट 3 digit P, which is like 4 to 5 times of the industry P, if my numbers are right on top of my head, right? But still there would be a basis to select Nestle because of the brand value which it has. Maybe कोई killer product लेकर आ जाए या कुछ खरीद ले किसी से because of the other things in balance sheet, right? तो एक क्वेश्चन है हाउ डू वी मेजर हिस्टोरिकल पी, और दूसरा कोई एक एग्जांपल है जो आप प्रेजेंट कर सकते हो रीसेंट पास्ट वाला, टू एंश्योर दैट वी हैव दिस स्ट्रैटेजी राइटली अंडरस्टूड इन कंप्लीट सेंस. अनिश जी कुछ इस संबंध में आप अपना मत व्यक्त करें. जी, सो पी में आई थिंक इट्स वेरी सिंपल. आप देखिए हिस्टोरिकल पी लास्ट 5 या 10 साल का ले सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्टर, और अलग अलग कंपनीज का विद इन दैट सेक्टर वो पी रेशियो अलग होगा. एक तो एज अ सेक्टर आप लीजिए 5 से 10 साल का, और फिर इंडिविजुअली स्टॉक वाइज कंपनी वाइज आप लीजिए वही सेम 5-10 साल का. तो अगर जैसे आपका नेस्ले का फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता कितना एग्जैक्ट पी है, अगर वो 100 है और हिस्टोरिकली वो 100-120 के आसपास रहता है, तो वो एक बेंचमार्क हो जाएगा. whereas an individual Indian company may be a little bit lower. तो अगर आप वो देखते हैं कि वो अपने पी रेशियो से दूर है, मतलब पी रेशियो उसका हिस्टोरिकली 50 का है और आपको अभी 20 में मिल रहा है, तो भाई देन इट लुक्स लाइक, with of course there should not be anything wrong in the company, but if everything else is assumed कि normal है, is proper, there is no mistake or no problem in the company, then you can look at buying it, because then somewhere down the line in the long run, in 1 year or so, it will go back to its P ratio where the historical average is 50 rupees. तो आपको मालूम है वहां वो एक पोटेंशियल है. तो वो जो इस सेक्टर का है ना, वो जनरली मोरलेस एक रेंज में रहता है, और वो कंपनी का भी एक रेंज में होता है, बट कभी कभी वो चेंज हो जाता है व्हेन अ कंपनी ग्रोज फ्रॉम अ फास्ट ग्रोइंग कंपनी टू स्लाइटली ग्रोथ स्लो डाउन हो जाता है, बिकॉज बेस उसका बहुत लार्ज होता है. तो ये आपको ट्रैक करना जरूरी रहता है, और ये थोड़ा एक्सपीरियंस आप करेंगे ना, थोड़ा एक्सपीरियंस में आपको समझ में आएगा कैसे करना है. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं जो मैं आपको क्विक फायर मतलब सोल्यूशन दे दूं, बट अगर इस तरीके से करेंगे तो चांसेस ऑफ गोइंग अराउंड वो थोड़े मिनिमाइज हो जाते हैं. एंड ऑलवेज लुक फॉर दस कंपनीज विच आर हाई ग्रोथ कंपनीज. तो उनका क्या रहेगा ना, पी रेशियो तो हाई रहेगा, बट वो मेंटेन करेंगे हाई पी रेशियो बिकॉज द ग्रोथ इज देयर. अगर ग्रोथ नहीं है ना वो कंपनी में, चाहे टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन दोनों, तो फिर वो कंपनी में ना पोटेंशियल कम हो जाता है. देन वहां चांसेस है कि आप स्टॉक तो आपने हो सकता है अच्छा ले लिया हो, बट ग्रोथ नहीं है, तो आपको अगर कंपनी नहीं ग्रो कर रही तो आप कैसे ग्रो करोगे, मतलब स्टॉक कैसे ग्रो होगा. वेरी सिंपल लॉजिक. तो वो लॉजिक आप यूज करिए, कंपनी ग्रो कर रही, मैं भी ग्रो करूंगा, और वैल्यूएशन अगर रीजनेबल बेस्ड टू हिस्टोरिकल एवरेज, देन यू कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी एंड गेटिंग अ गुड रिटर्न इन दैट 1 year 2 year 3 year, वो जो भी आपका टाइम फ्रेम है. ओके, जस्ट एन एक और एक क्वेश्चन इसके आधार पे. नाउ लेट्स अज्यूम मैंने एक स्टॉक सेलेक्ट कर लिया है एंड देयर इज सम कॉर्पोरेट एक्शन कमिंग अप व्हिच मे इम्पैक्ट द फंडामेंटल्स. लाइक गुड है बैड है वो मान लीजिए ना, कि एक एग्जांपल ही दे देता हूँ. हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस था, उन्होंने अपना एक बीपीओ पार्ट बेच दिया था, काफी अच्छा वाला जो कंपोनेंट था, राइट? सो नाउ again I should wait until next quarter, या just because I think कि वो उनका major chunk revenue था, उन्होंने बेच दिया है, तो I should exit the stock. How should my strategy be, generally speaking? Yeah, so very quickly, I'll not go into stock specific. As a policy I don't do that, but any company which hives off a certain division, you have to understand वो कितना कैश काउ है या जनरेशन कितना होता है उसका रेवेन्यू टॉप लाइन और बॉटम लाइन में. अगर वो उसका पार्ट ऑफ द कोर बिजनेस है या नहीं है, वो सब चीजें आप देखिए, उससे आपका रेवेन्यू और टॉप लाइन बॉटम लाइन कितना इफेक्ट होगा आफ्टर हाइविंग ऑफ दैट डिवीजन. अगर और उसका आप वैल्यू थोड़ा सा निकाल लीजिए, उतना प्रोपोर्शनेटली आपका वो प्राइस गिरना चाहिए. अगर प्राइस उतना गिरता नहीं है तो देन यू प्रोबेबली शुड वेट फॉर सम टाइम टिल देयर इज सम रीजन वो मार्केट प्राइस नीचे आता है और वो रीजनेबल हो जाता है स्टॉक, तो उसका वैल्यू आपको समझना पड़ेगा. तो जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी थी जैसे एबीबी थी, तो एबीबी इज अ मल्टीनेशनल स्वीडिश जायंट, और उन्होंने अपना पावर डिवीजन को अलग कर दिया, तो एबीबी पावर हो गया, व्हिच इज नाउ हिताची. सो दैट कंपनी वैल्यूएशन हैज गॉन वेरी हाई,
बिकॉज उसका जो वैल्यू है एज अ स्टैंड अलोन बिजनेस इज रियली एक्सेलेंट, यू नो। तो वो अगर आप समझ सकते हैं कि उसका वैल्यू क्या है, तो आप उसको खरीद सकते हैं। इवन आफ्टर दैट, इंस्टेड ऑफ बाइंग द पेरेंट कंपनी, यू बाई ऑफ द कंपनी विच हैज बीन हाइव्ड ऑफ, because that valuation is more attractive than the parent company, because parent company already इतना लार्ज बेस है, इतने सालों से है, ते वो बहुत ज्यादा मतलब मूव करेगा। आई एम नॉट सेइंग मूव नहीं करेगा, बट द हाइव्ड ऑफ कंपनी विल डू फार बेटर एज अ स्टैंड अलोन कंपनी बिकॉज ऑफ उसका जो सर्टेन यूनिक फैक्टर्स हैं उसके अंदर। तो वो अगर आप समझ लेंगे, देन यू कैन डिसाइड विच वन टू बाय एंड व्हेन टू बाय। Okay, thank you, sir. That makes sense. तो अभी कुछ homework करके I think we need to put couple of stocks and then maybe we can talk further on it. Thank All you, the sir. best. You're welcome. तो दीपक जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना कोई क्वेश्चन हो तो, या अपना व्यू को रखना चाहते हो तो रखें प्लीज। हाँ दीपक जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, हाँ बोलें, आप अपनी बात रखें प्लीज।